अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नाइट्रोजन का दूसरा ऑक्सी एसिड स्टडी करना है, नाइट्रिक एसिड। हम इसको लेबॉर्ट्री पर या स्मॉल स्केल पर अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को हीट करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। हाइड्रोजन आयन इसके नाइट्रेट आयन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रिक एसिड देगा और इसका पोटेशियम आयन इसके हाइड्रोजन सल्फेट आयन के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट देगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम बाइसल्फेट। ये तो थी लेबॉर्ट्री या स्मॉल स्केल प्रिपरेशन। इसको अगर हमने इंडस्ट्रियल स्केल पे या लार्ज स्केल पर प्रिपेयर करना हो तो इसके लिए मेथड है ब्रॉथलैंड एंड आइट्स प्रोसेस, कि यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसकी अब हम डिटेल देखेंगे कि ये इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए। पहला स्टेप है नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन। इस स्टेप में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि गैशियस सब्सटेंस है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ये भी एक गैशियस सब्सटेंस है। इन दोनों को 3000 डिग्री सेंटीग्रेड में इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में कन्वर्ट करवा लिया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड जब फॉर्म होती है तो उसको फ़ौरन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल कर लिया जाता है, जिसके वजह से इसकी डिकम्पोजिशन को स्टॉप किया जा सकता है, अदरवाइज ये डिकम्पोज हो जाती है इतनी हाई टेम्परेचर। ये फ्लोशीट डायग्राम है जिसमें इलेक्ट्रिक फर्नेस में इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को यूनाइट करके नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर लिया जाता है और उसको फिर फ़ौरन ही क्विकली कूलर में से पास किया जाता है ताकि उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आ जाए। पहली स्टेज यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट चैम्बर आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। इसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको कूल करने के बाद फर्दर ऑक्सीडाइज करवा दिया जाता है ताकि ये NO2 में चेंज हो सके। फिर NO2 जो है उसको एब्जॉर्प्शन टावर में एब्जॉर्ब करवाया जाता है वाटर के अंदर। ये आपको ऊपर से नज़र आ रहा है वाटर, और NO2 वाटर में एब्जॉर्ब होने के बाद नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर लेता है और ये सारी बाकी बेस गैसेज यहाँ से एस्केप कर देती हैं। बाकी अब हम इनको आगे देखते हैं डिटेल में। ये रिएक्शन अभी मैंने आपको समझाया है। सेकेंड स्टेप ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में होता है। NO कूल होने के बाद ऑक्सीजन से कंबाइन होती है और NO2 गैस फॉर्म कर लेती है। फिर मैंने आपको बताया था थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन टावर में होता है। फ्लोशीट डायग्राम में भी दिखाया गया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होकर नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सर होती है। जो नाइट्रस एसिड है वो जो है ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रिक एसिड और NO फॉर्म करता है। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है कि नाइट्रस एसिड ऑक्सीडाइज होने के बाद नाइट्रिक एसिड भी चेंज हो जाता है और NO और वाटर फॉर्म होता है। HNO2 के अंदर सेल्फ ऑक्सीडाइज होने की पावर होती है। खुद ही इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो उसके लिए दूसरे वाले सब्सटेंस के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर साबित होता है और HNO3 में उसको चेंज करता है। ये जो NO यहाँ पे बनता है इसको दोबारा ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि वो दोबारा NO2 में चेंज हो जाए। नाइट्रिक एसिड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शो की गई हैं कि कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है। एयर में अगर इसको ओपन कर दिया जाए नाइट्रिक एसिड के कंटेनर को तो फ्यूम्स देता है। स्मॉल इसकी पंजेंट स्मेल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 15 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 1.53 के। अब हम आएंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। नाइट्रिक एसिड की ये प्रॉपर्टी है ये लाइट में डिकम्पोज हो जाता है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी हमें हाई टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है। रूम टेम्परेचर पे भी ये हो जाता है कि नाइट्रिक एसिड लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है NO2 और ऑक्सीजन गैस में, और एक प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है वाटर। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं जो कि एक एसिड शो कर सकते हैं, और ये बेसिक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्साइड्स के साथ कार्बोनेट्स के साथ रह करके सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। ये प्रॉपर्टी एसिड्स शो करते हैं। बेसिक ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम से क्लियर है। हाइड्रोक्साइड है नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं
तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स बनते हैं। कैल्शियम जो ऑक्साइड है ये कैल्शियम नाइट्रेट दे देगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोडियम नाइट्रेट दे देगा। साइड प्रोडक्ट्स यहाँ पे होंगे वाटर। इसके अलावा ये कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं। नाइट्रिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो अपना सॉल्ट NaNO3 देने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिबरेट करते हैं। ये प्रॉपर्टी तमाम एसिड्स शो करते हैं। तो जब उनको कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट और वाटर देते हैं। नाइट्रिक एसिड भी क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, ये भी इसी तरह बिहेव करते हुए यही प्रॉपर्टी इंडिकेट करते हैं। थर्ड क्या है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसकी ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इस वजह से है क्योंकि ये डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जो दूसरे सब्सटेंसेस चाहे वो मेटल्स हों नॉन मेटल्स हों उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। नाइट्रिक एसिड जब डिकम्पोज होता है तो ये वाटर और NO2 में चेंज होने के साथ साथ नेसेंट ऑक्सीजन देता है। चूँकि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में कार्बन, सल्फर और फास्फोरस इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर देता है। कार्बन को ये चेंज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, खुद इटसेल्फ NO2 और वाटर में चेंज हो जाता है। सल्फर को ये ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फ्यूरिक एसिड में, और खुद इटसेल्फ चेंज हो जाता है NO2 और वाटर में। फास्फोरस को ये चेंज कर देता है फास्फोरिक एसिड में, H3PO4 में, और खुद इटसेल्फ ये चेंज हो जाता है NO2 और वाटर में। इन तमाम चीज़ों में हमने यही देखा कि ये तमाम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड, खुद इटसेल्फ NO2 एंड वाटर। सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड एंड खुद इटसेल्फ NO2 और वाटर। फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद इटसेल्फ चेंज हो जाता है NO2 और वाटर। जिस तरह नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है, बिल्कुल इसी तरह मेटलॉइड्स जो हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में आर्सेनिक है, एंटीमनी है, दोनों ग्रुप 5 के एलिमेंट्स है, ये भी अपने अपने एसिड्स में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे कि जो सल्फ़र था उसने सल्फ्यूरिक एसिड दिया, आर्सेनिक जो है वो अपना रिस्पेक्टिव एसिड दे रहा है H3AsO4, और इसके अलावा एंटीमनी है वो भी अपना रिस्पेक्टिव एसिड दे रहे हैं H3SbO4। नाइट्रिक एसिड यहाँ पे खुद इटसेल्फ किस फॉर्म में आ जाएगा NO2 और वाटर की फॉर्म में, ये भी NO2 और वाटर। तो आपने देखा कि सिवाय कार्बन के बाकी तमाम नॉन मेटालिक एलिमेंट और मेटलॉइड्स जो हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज होकर अपना अपना रिस्पेक्टिव एसिड फॉर्म करें। नाइट्रिक एसिड डिफरेंट मेटल्स के साथ डिफरेंटली बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल पहली कैटेगरी में हमारे पास गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम और टाइटेनियम आ रहे हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी सूरत में रिएक्ट नहीं करते। फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम है, ये वो तमाम मेटल्स हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ शुरू में रिएक्ट तो करते हैं लेकिन अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट फॉर्म कर लेते हैं ये ऑक्साइड का, जिसकी वजह से बाद में इनकी इंटरनल लेयर्स जो होती हैं, बाहर के सरफेस एटम तो रिएक्ट कर जाते हैं लेकिन जो इंटरनल लेयर्स होती हैं आयरन की, पीस की या कोबाल्ट की, वो सारी फिर रिएक्ट नहीं करती। तो पैसिव हो जाने का मतलब होता है कि वो अनरिएक्टिव हो जाती है। तीसरी कैटेगरी में हमारे पास टंगस्टन और यूरेनियम है, ये वो मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके खाली अपर लेयर को ऑक्साइड में चेंज नहीं करते बल्कि उस वक्त तक रिएक्ट करते रहते हैं जब तक कि फुली अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाए। ऊपर वाले भी ऑक्साइड लेयर देते हैं लेकिन वो ऑक्साइड लेयर सिर्फ एक्सटर्नल वाले सरफेस वाले एटम्स फॉर्म करते हैं, लेकिन टंगस्टन और यूरेनियम में ऐसा नहीं होता, ये पैसिव नहीं होते। बस इनकी अगर एक लेयर ऑक्साइड में चेंज हो गई है तो उससे निचली लेयर, फिर उससे नीचे, जितनी उस वक्त तक ये प्रोसेस जारी रहता है जब तक कि फुली ऑक्साइड्स में चेंज ना हो जाए। चौथी कैटेगरी डी कैटेगरी में हमारे पास वो मेटल्स आते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, रिएक्टिव मेटल जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रिक एसिड की हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में डिस्प्लेस करके खुद अपना सॉल्ट दे देते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीज भी यही काम करता है, वो अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट मैग्नीज नाइट्रेट देने के बाद इसकी हाइड्रोजन को फ्री कर देता है हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। पांचवी कैटेगरी में हमारे पास कॉपर और लेड आ जाते हैं, ये वो मेटल्स हैं जो कि डाइल्यूट हो नाइट्रिक एसिड तो फॉर्म कर देते हैं NO, नाइट्रोजन NO, और जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो तो
गैस रिलीज़ कर देते हैं NO2। ये दोनों ऑक्साइड मैं आपको नाइट्रोजन के बता चुकी हूँ। नाइट्रिक ऑक्साइड NO होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये कलरलेस ऑक्साइड है और ये कलर्ड ऑक्साइड है। बाकी प्रोडक्ट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डाइल्यूट हो तब भी कॉपर नाइट्रेट और वाटर ही बनेगा, कंसनट्रेटेड भी होगा तो कॉपर नाइट्रेट है वाटर। लेकिन कॉपर मेटल में और लेड में दोनों में ये टेंडेंसी है कि डाइल्यूट के साथ ये NO और कंसनट्रेटेड के साथ NO2 फॉर्म करेंगे। उसके बाद हमारे पास 6 कैटेगरी में आ जाता है मरकरी। मरकरी जो है ये बिल्कुल कॉपर की तरह डाइल्यूट के साथ NO और वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ NO और कंसनट्रेटेड के साथ NO2 फॉर्म करता है। लेकिन हमने इसको अलग कैटेगरी में क्यों लिया? क्योंकि कॉपर के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो दोनों कंसनट्रेशन में, चाहे डाइल्यूट हो या कंसनट्रेटेड, वो एक ही तरह का सॉल्ट फॉर्म करता है, कॉपर नाइट्रेट और लेड। लेकिन मरकरी के अंदर ये है कि वो ना सिर्फ इन गैसेस की फॉर्मेशन में डिफरेंट है, बल्कि साथ साथ ये जो सॉल्ट्स फॉर्म कर रहा है ये भी डिफरेंट है। जब हम मरकरी को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मर्क्यूरस नाइट्रेट सॉल्ट देता है Hg2NO3 होल ट्वाइस। लेकिन जब ये कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये मर्क्यूरस नाइट्रेट देने के बजाय मर्क्यूरिक नाइट्रेट फॉर्म करता है AgNO3 होल ट्वाइस। उसके बाद उससे अगली कैटेगरी में हमारे पास सिल्वर है। सिल्वर जो होगा ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो सिल्वर नाइट्रेट NO और वाटर फॉर्म करेगा, यानी कि ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। आज आप लोगों ने यही प्रिपेयर करने हैं, यही कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि टिन के साथ और जिंक के साथ कैसे बिहेव करता है। जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं इसकी वो भी हम डिटेल में देखेंगे।